हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। आज है 1 मई और आज के दिन कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे हिस्ट्री में। तो क्या हुआ था? आज के दिन है इंटरनेशनल लेबर डे। आज के दिन कम्युनिस्ट और सोशल पार्टी ने लेबर को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था। आज ही के दिन बॉम्बे और गुजरात की स्टेट्स का निर्माण किया गया था फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और आज ही के दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हम हिंद की चादर भी कहते हैं, उनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। NATO has conducted a military exercise Defender Europe 21 at which place? NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था डिफेंडर यूरोप 21। तो पहले तो ये बताएं कि नाटो है क्या। नाटो एक कंसोर्टियम है अराउंड 30 कंट्रीज़ का, जिन्होंने ये एक ट्रीटी साइन की हुई है कि एक देश पर अगर कोई देश हमला करता है इनमें मेंबर कंट्रीज़ में, तो वो बाकी सभी कंट्रीज़ पर भी हमला माना जाएगा। इसी के क्योंकि क्या था, रशिया बहुत अग्रेसिव था, बहुत बड़ी कंट्री था और सुपर पावर था। USSR जब था, ये रशिया नहीं था, रशिया तो 1991 में बना है। तो USSR काफ़ी बड़ी पावर था और उससे बचने के लिए अमेरिका ने लीड किया और UK ने, और एक नाटो का निर्माण किया। इससे वो हमेशा रशिया के USSR के अग्रेशन से बचते रहे, क्योंकि USSR को ऐसा शक था कि अगर वो एक पर भी हमला कर दे तो सारे कंट्रीज़ उस पर हमला कर देंगे और उसका बचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है डिफेंडर यूरोप 21, ये की है अल्बानिया में। इनकी जितनी भी एक्सरसाइजेज़ होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज़, पीछे साल दिया होता है। जैसे 18 में हुई थी, उसके पीछे डिफेंडर यूरोप 18 लिखा होगा। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज़ होती हैं। इसका नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। फॉर्मेशन कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपसे कल पूछा था, फ्रांस की EDF जो कंपनी है उसने एक ऑफ़र किया है 6 यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एट विच रीजन, किस रीजन पे बनाने के लिए, इंडिया के किस रीजन में बनाने के लिए एक ही पावर प्लांट में 6 जैसे चिमनियाँ जैसे होती हैं वैसे बनाई जाएंगी। वो है जैतपुरा, महाराष्ट्र। सो इसका आंसर है ए। जिसने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड, कीप इट अप। अगला क्वेश्चन है, आप आज कल के लिए आपका क्वेश्चन है, आपने हाल ही में सुना होगा रोहित सरदाना, जो कि एक सीनियर टीवी जर्नलिस्ट थे, ये अभी कोविड के कारण इनकी मौत हो गई है। ये किस टीवी चैनल के न्यूज़ एंकर थे? तो आपको ये बताना है। इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो आपको सबको ज़्यादातर को पता ही होना चाहिए। विच कंट्रीज़ टू ज्वाइन नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम? तो क्या है, नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम एक बनाया गया है, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें, जैसे USA, कनाडा, कतार, नॉर्वे, इन्होंने बनाया है। इनका टारगेट है कि ये जो कार्बन एमिशंस करते हैं वो ज़ीरो कर देंगे। नेट ज़ीरो, जितनी ये कार्बन एमिशंस करते हैं उतने ही पेड़ लगाएंगे ताकि उससे उस कार्बन को सोखा जा सके। तो इनकी कंट्री की जो कार्बन एमिशंस, नेट कार्बन एमिशंस होगी वो ज़ीरो हो जाएं। तो ये इनका टारगेट है। तो इसमें कौन मेंबर ऐड हो गया है? ये हो गया है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो इसमें ऐड हो गया है। और इसको लीड अभी हाल ही में एक हुआ था क्लाइमेट समिट USA में, जिसमें 40 देशों ने भाग लिया था। उसमें USA ने इसमें 50 से 52% तक अपने कार्बन एमिशन में कटौती की घोषणा की थी कि हम इतनी कोशिश करेंगे कि 50 से 52% आने वाले सालों में हम कमी कर लेंगे कार्बन एमिशन में। और इसके लिए इन्होंने अपना एनवायरमेंटल बजट भी डबल कर दिया था, 2 टाइम्स कर दिया था, जो कि प्रेजेंटली था। हाउ मैनी पीपल वर किल्ड इन इसराइल स्टैम्पीड? तो इसराइल में क्या हुआ? मैरोन एक जगह का नाम है जहाँ पर यहूदी, आपने नाम सुना होगा, ज्यूइश पीपल, जिसको हिटलर ने ज्यूइश लोगों को बहुत नफ़रत करता था, वो उसका कहना था कि ये इन लोगों को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं है, वो सबको मारना चाहता था, सभी ज्यूइश को इस धरती से मिटाना चाहता था। मैरोन एक जगह है वो जहाँ पर उनका एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पर टॉम बनी हुई है, एक मकबरा बना हुआ है। शिमोन बर योची एक संत थे, शिमोन बर योची, उनका टॉम बना हुआ है। वहाँ पर माथा टेकने के लिए लोग जाते हैं। तो काफ़ी रिलीजियसली इसकी काफ़ी महत्वता है इसराइल में।
आप जानते हैं इज़राइल में 93 लाख के अराउंड आबादी है, उन सभी को वैक्सीन लग चुकी है। तो वहाँ पर सरकार ने फिर भी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ 10,000 लोगों को अलाउ किया था कि आप इकट्ठे हो सकते हैं किसी भी इस धार्मिक स्थल पर, लेकिन वहाँ पर हो गए 30,000 लोग। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो सीढ़ियों में जब ऊपर के तरफ के लोग, कुछ भीड़ बहुत थी तो कुछ गिर गए, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला, बाकी भी लोग पीछे गिरते गए, उनके वज़न से पीछे के लोग भी गिरते रहे। जैसे एवलांच आता है इसी की तरह ये बहुत सारे लोग ऐसे गिरने लगे और भगदड़ में 44 लोगों की मौत हो गई। 44 पीपल वर डेड। तो काफ़ी बड़ी मिसहैपनिंग हो गई यहाँ पर। तो इज़राइल में ये हुआ है, इसको याद रखिएगा। चार धाम यात्रा आप जानते होंगे, हिंदू लोग जो हैं वो चार धाम यात्रा करते हैं और काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस मानी जाती है हिंदू धर्म में। ये चार धाम यात्रा कहाँ कहाँ पर की जाती है? उत्तराखंड में ये की जाती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ पे एक मूवी भी बनी है, आपने ज़रूर देखी होगी। तो वहाँ पर ये काफ़ी बर्फीले इलाके हैं जहाँ पर भी ये गंगोत्री से आप जानते हैं गंगा निकलती है। तो प्रोजेक्ट चार धाम के लिए एक और इससे चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट लाया गया है, इन सबको लिंक कर दिया जाएगा हाईवे से, और इसको कहा गया है चार धाम महामार्ग परियोजना। इसमें वहाँ पर पहले से ही 12 मीटर चौड़ी सड़क है और 24 मीटर चौड़ी इसे कर दिया जाएगा। तो इससे क्या है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है उसके चारों तरफ जंगल होने के कारण जंगल काटना पड़ेगा, बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो काफ़ी इसके लिए कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा जंगल का रीजन काटा जाएगा, और बहुत सारी नदियां हैं जो जंगल के कारण ही वहाँ पर बनी हुई हैं, उनको भी वो भी काफ़ी उनकी भी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी। वहाँ पर बाढ़ वगैरह आने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, सॉइल इरोजन होगी, जो लैंडस्लाइड होते हैं उसके भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। स्पेस एक्स आप जानते ही हैं, एलन मस्क की कंपनी है, पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो स्पेस में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उनका एक रॉकेट लॉन्चर है फैल्कन 9, सबसे पावरफुल रॉकेट है उनके कंपनी का। ये PSLV और GSLV से भी, जो इंडिया का है PSLV और GSLV, उनसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हैवी पेलोड लेके जा सकता है ये। तो इन्होंने 60 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं एक ही दिन में। तो इनका कारण क्या है, इनका एक एम है कि ये 12,000 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजेंगे, एक कॉन्स्टिलेशन बना देंगे वहाँ पर। उससे क्या होगा, इंटरनेट की सर्विसेज अभी तो आप जानते ही हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के ज़रिए देते हैं, हम केबल्स बिछाते हैं समुद्र के नीचे, पहाड़ों पे, सभी जगह पे ज़मीन के नीचे से जाती है वो केबल, उसमें फिर भी काफ़ी एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सैटेलाइट। तो इन्होंने कहा है कि हम सैटेलाइट से सिग्नल भेजेंगे, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि इतनी तार बिछाना बहुत मुश्किल काम है। कई ऐसे सर्फेसेस हैं पहाड़ों में जहाँ पर तार बिछाना मुमकिन ही नहीं है, तो ये सैटेलाइट से वो भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिनों में हो जाएगा, ये काफ़ी साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को। अभी सिर्फ 60 भेजे हैं, 12,000 के लगभग इनका एम है भेजने का। Which became the first country to announce the regulation of the use of slow speed self-driven vehicles on roads। तो क्या है, UK पहली कंट्री बन गई है जिसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जो ऑटो ड्रिवन कार्स हैं जिनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चलती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं। तो ऐसी कार्स को बनाने का, रोड पे जाने का इन्होंने अलाउ कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, जब गाड़ी धीरे चल रही होती है तब तो ड्राइवर भी मैनुअली भी चला सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो पहले तो स्टीयरिंग जो है वो ऑटो पे हो जाएगा, उसको आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे रेस, ब्रेक्स सब ऑटो पे हो जाएगा जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है। और बाय 2035 एक स्टडी है कि 40% ऑफ द कार्स विल बी सेल्फ ड्रिवन इन यूके में 40% कार्स सेल्फ ड्रिवन होंगी। ये काफ़ी अभी टेक्नोलॉजी, दुबई, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कहीं पर ये गाड़ी चलती नहीं है, इसके टेस्ट हुए हैं, दुबई में भी ये चली है, लेकिन फुल फ्लैज्ड एक गो सिग्नल देना ऐसा पहला यूके ने किया है। तो इसका आंसर है ए, यूके। इन इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड पाइथन 5 मिसाइल इन गोवा थ्रू तेजस। तेजस जो आप जानते ही हैं इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड स्पेस एयरक्राफ्ट है,
तो फाइटर जेट है, तो इसने क्या किया है, इसमें इजराइल का इंजन लगा है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, इसे याद कर लीजिएगा। ये 70% वैसे तो इसके पार्ट्स दूसरे देशों से लाए जाते हैं, लेकिन इसे असेंबल इंडिया में किया गया है और काफ़ी फैब्रिकेशन भी इसकी इंडिया में की गई है, तो इसे इंडिजीनियसली बिल्ट ही कहा जाता है। तो तेजस इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट फाइटर जेट है। इसने एक पाइथन 5 की टेस्ट की है। पाइथन 5 एक मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, जो हवा से हवा में मार करती है। उसका टेस्ट फायर किया है, ये आप देख सकते हैं। ये लाइव पिक्चर्स हैं, जो रियल पिक्चर्स हैं जब तेजस से ये पाइथन 5 को शूट किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट था एज़ फार एज इंडिया सिक्योरिटी इज़ कंसर्न। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इनिशिएटिव इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो क्या है, करनाल में पीछे ही कुछ लोगों की मौत हो गई थी। गुड़गांव हरियाणा के कुछ पार्ट्स में हो गई थी, गुड़गांव वगैरह में। तो करनाल के जो डीएम हैं, डीसी साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया, एक 100 सिलेंडर का एक ट्रक बनवाया, क्रायोजेनिक ट्रक बनवाया। क्रायोजेनिक ट्रक क्या होता है, जिसमें कि गैस को अपने ऑप्टिमम लेवल पे रखा जा सकता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन को ऐसे किसी ट्रक में तो पानी की तरह लोड नहीं किया जा सकता, क्रायोजेनिक कंटेनर्स चाहिए होते हैं उसके लिए। तो क्रायोजेनिक एक ट्रक बनवाया है। उसके साथ क्या होता है, अगर किसी भी हॉस्पिटल को ज़रूरत है तो ऑन द गो रहता है ये, और ये कभी भी उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। तो हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो इसका आंसर है हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, और असेंबली सीट्स हैं 90। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रीमियर हैज़ रिटन अ लेटर टू इंडियन पीएम फॉर एक्सप्रेसिंग सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट टू इंडिया। तो अभी हाल ही में चाइना के प्रीमियर जी जिनपिंग ने एक लेटर लिखा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि वो कोविड के इस टेस्टेड टाइम्स में इंडिया के साथ खड़े हैं और हर तरह की सपोर्ट के लिए सपोर्ट देते हैं इंडिया को। उन्होंने कहा है कि वो इंडिया को मास्क, ऑक्सीजन और वैक्सीन सप्लाई करेंगे। तो अचानक ही हम देखते हैं कि चाइना ने काफ़ी उदार दिल हो गए हैं इंडिया के लिए। काफ़ी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं बार बार। पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को एक फ़ोन पे कॉल किया था कि उन्होंने भी ऐसे ही सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की थी। तो अब ये कर रहे हैं। तो इसमें भी काफ़ी हद तक ये बताया जा रहा है कि चाइना अपना वैक्सीन इंडिया में लाना चाहता है, मार्केट करना चाहता है, ताकि वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सके। तो इसमें भी चाइना का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन एब्सोल्यूट टर्म्स सिंस 1960। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या मतलब है कि किसी देश की पॉपुलेशन पहली बार 1960s के बाद अब फिर से कम हुई है। क्या हुआ है, जैसे आप इस साल 60 है, अगले साल 59 करोड़ रह गई किसी की देश की जनता, तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स में होगी कि कम हो गई। ऐसा नहीं कंपैरेटिवली कम हो गई, उससे कम हो जाना एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो ये कब हुआ था, पहले हुआ था 1959 में। एक माओ जेडोंग, आपने नाम सुना होगा, चाइना के सबसे फेमस पॉलिटिशियन, और चाइना के जब से 1949 में चाइना बना था तब से काफ़ी फेमस आदमी थे ये माओ जेडोंग। जैसे हमारे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को स्टेटस था, उसी तरह से माओ जेडोंग का चाइना में स्टेटस था। तो इन्होंने एक इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में इन्होंने काफ़ी डिज़ास्ट्रस एक तरह के रिजल्ट्स आए, और पूरी पॉपुलेशन, चाइनीज़ पॉपुलेशन का 2-2.5 करोड़ लोग मर गए थे, क्योंकि फेमाइन छा गया था इनके इस प्रोग्राम के कारण। तो पूरी तरह से एक फेलियर था माओ जेडोंग का। तो इसके बाद 1959 के बाद अब ये इनकी पॉपुलेशन पहली बार घटी है। चाइना के पॉपुलेशन के आंकड़े अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं, लेकिन इस बार 3 वीक्स ऊपर हो गए हैं, फिर भी अभी तक आंकड़े नहीं हैं। इसकी वजह यही मानी जा रही है कि वो अब इसकी विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब उसको घटा बढ़ा रहे हैं और लोगों के सामने ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे कि ऐसा ही। ऐसा क्यों करता है चाइना? क्योंकि चाइना में डिपेंडेंसी रेशो काफ़ी बढ़ गई है। डिपेंडेंसी रेशो होती है बूढ़ों का बढ़ जाना, जवानों का कम होना। आप जानते हैं 1980s में चाइना ने एक बच्चे की पॉलिसी अपनाई थी कि जो भी लोग हैं वो एक बच्चा ही करेंगे।
अगर उन्होंने एक से ज़्यादा बच्चों को पैदा किया तो उनको गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सब्सिडी या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके कारण लेकिन 2016 तक आते आते चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट हुई और उनकी डिपेंडेंसी रेशो काफ़ी बढ़ गई। तो 2016 में इन्होंने ये पॉलिसी ड्रॉप कर दी और कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप 2 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद लोगों का वहाँ पर माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि अपने करियर पर फोकस करो, एक ही बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ। तो अब वहाँ की पॉपुलेशन में बूढ़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। ये सभी देशों में होगा, इंडिया में भी कभी ना कभी होगा कि इंडिया की डिपेंडेंसी रेशो बढ़ेगी। लेकिन अभी के लिए हाल ही में इंडिया में जवान ज़्यादा हैं और बूढ़े कम। तो इंडिया इस प्रॉब्लम से अभी बचा हुआ है। 20-30 सालों में आगे इंडिया के साथ भी ऐसा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।